हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो एक ही वीडियो में आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिकैप हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, रिकैप करना है। तो पूरा डिटेल्ड में आपको तो नहीं समझाया जाएगा, ओवरव्यू ही चलेगा। ठीक है, डिटेल में अगर आपको समझना है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके पूरा का पूरा डिटेल वीडियो है, पार्ट अलग अलग पार्ट में है। तो ये मैं कोशिश करूँगा कि ये पूरा का पूरा जल्दी से जल्दी रिकैप आपका हो जाए और एग्जामिनेशन पर्पज़ से ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपका। चलो तो स्टार्ट करते हैं इसमें। सबसे पहला बात जो आता है डैट इज़ कॉन्सेप्ट एंड मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट होता क्या है। देखो, मैनेजमेंट का सिंपल मतलब है कि दूसरों से काम को करवाना इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली। तो प्लान मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जो कि डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। दूसरों से काम को हमें करवाना है और ये भी देखना है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए हमें मैनेजमेंट का सहारा लेना होता है। और मैनेजमेंट करते क्या है, तो दूसरे से काम को करवाती है इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में। तो दूसरे कौन है? दूसरे हैं एम्प्लॉयज़, वर्कर्स, वो हो गए। मैनेजमेंट को और भी यहाँ पे एक डिफाइन किया गया कि मैनेजमेंट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। देखो, जब हमें अगर मैनेजमेंट का डेफिनेशन देना हो, ध्यान में नहीं आ रहा हो, तो जितने भी उसके फंक्शंस है आप उसको लिख दो और वो हो गया उसका डेफिनेशन। ठीक है, आगे देखते हैं कि ये दो वर्ड जो आया इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, इसे ये क्या हो जाता है। तो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ। चलो तो इफेक्टिवनेस देखो, इफेक्टिवनेस मीन्स डूइंग द राइट टास्क एंड कंप्लीटिंग इट विद इन अ गिवन टाइम। टाइमली अगर हमारा टाइम को कंसीडर किया जाता है इफेक्टिवनेस, कि इस समय पे हमारा क्या हो गया, काम हो गया, उसे इफेक्टिवनेस कहेंगे। और एफिशिएंसी किसे कहेंगे? कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, कि कम से कम कॉस्ट में हमारा क्या हो गया, काम हो गया, उसे कहेंगे। तो आप देखो, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि रोहिणी प्रिपेयर्ड वेल डॉक्यूमेंटेड एंड फैक्चुअल रिपोर्ट ऑन कंपनीज परफॉर्मेंस, बट she should not present it in board meeting as she could not complete it on time। तो समय से, जहाँ भी समय का अभाव हुआ, यहाँ पे कौन सा लैक कर रहा है, तो हिंट एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। एफिशिएंट है ना, यहाँ पे क्या है कि एफिशिएंट है बट इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है कि बेस्ट रोडवेज प्रॉमिस्ड टू बी डिलीवर्ड ऑन टाइम एंड चार्ज्ड एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम मिस्टर सिंह, बट द गुड्स वर नॉट डिलीवर्ड इट ऑन टाइम। टाइम पे यहाँ पे डिलीवर नहीं हुआ। तो ये भी सेम ही है, इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। ठीक है, तो इस तरह का आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स क्या क्या होते हैं मैनेजमेंट के। सबसे पहला, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड मैनेजमेंट बना ही है गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव और यूनिवर्सल। ऑल परवेसिव का मतलब क्या हो जाता है, हर जगह पे अवेलेबल है, यूनिवर्सल इन नेचर है, चाहे वो छोटे ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, वो प्रॉफिटेबल हो, नॉट फॉर प्रॉफिटेबल हो, मैनेजमेंट का यूज़ हर जगह होगा। तो मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है, हर जगह ये अवेलेबल है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब यहाँ पे क्या है, अलग अलग डायमेंशंस को ये फोकस करता है, जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। चलो इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोई ना कोई काम को करने के लिए बनी हुई है, कोई ना कोई जॉब को परफॉर्म करने के लिए बनी हुई है। मैनेजमेंट कन्वर्ट दीज जॉब इनटू गोल्स। वो उस जॉब को, उस काम को गोल में वो कन्वर्ट कर देते हैं और उसे अचीव करने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो हमारे डेफिनेशन में ही आया कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो अदर्स कौन है? पीपल। यहाँ लोगों को मैनेज करने का काम किया जा रहा है। ठीक है, मैनेजमेंट इनकरेजेस देम टू इनिशिएट एंड डू देयर वर्क फॉर बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लोगों को अच्छे तरह से मैनेज करना, उनसे कम्युनिकेट करना, मोटिवेट करना, उन्हें लीडरशिप प्रोवाइड करना, ये सभी मैनेजमेंट का काम है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल इन सेंस मीन्स री इन्फोर्सिंग देयर स्ट्रेंथ एंड एलिमिनेटिंग देयर वीकनेस। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया, ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू प्रोवाइड सर्टेन
गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ ना कुछ गुड्स और सर्विसेज हर एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करने पड़ते हैं, और मैनेजमेंट इसी में काम करता है कि दिस इन्वॉल्व्स प्रोसेस और ट्रांजैक्शन प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू डिज़ायर्ड आउटपुट फॉर कस्टमर्स, कि कैसे हम अच्छे आउटपुट को दे सकते हैं, इसके बारे में बात किया जाता है। ऑपरेशंस के बारे में कि कैसे हम सेल हमारा अच्छे से होगा। तो तीन चीज़ है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलते रहता है, ठीक है। वो जैसे हमारा प्लानिंग हो गया, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर उसके बाद स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो हम गोल के लिए काम कर रहे हैं, एक गोल अचीव हुआ, अब दूसरा गोल के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट इस तरह से कंटिन्यूअसली चलते रहता है हमेशा। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ये जो गोल हम अचीव करेंगे तो अकेले कभी भी गोल्स को अचीव नहीं कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर सोचे कि सिर्फ हम अकेले ही प्रोडक्शन करके और वो गुड्स भी सेल हो जाएगा, लोग भी हायर हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, सब मिलके काम करेंगे। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस का मतलब क्या है, बिजनेस जो है वो चेंज होते रहता है, तो मैनेजमेंट को भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना होता है, इसीलिए मैनेजमेंट डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब, डायनेमिक वर्ड चेंज से याद रखना है। देखो क्विक रिकैप में आपको अब यही मैं बताने का कोशिश करूंगा कि आपको क्या करने हैं, यहाँ पे कीवर्ड्स याद रखने जो आपको केस स्टडीज क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान हो, ठीक है। तो डायनेमिक जहाँ पे भी चेंज वर्ड जहाँ पे भी यूज होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डायनेमिक को समझाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब जिससे हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट को भी देखा नहीं जा सकता है, टच नहीं किया जा सकता है, बट इट कैन बी फेल्ट, ठीक है। अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे आपका क्वेश्चन में आ सकता है हैप्पी एम्प्लॉयज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, तो ये कौन सा फीचर को दिखाता है, तो ये है इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट इस तरह का है कि वहाँ के वर्कर्स सेटिस्फाइड हैं, वहाँ के वर्कर्स खुश हैं काम से। ये हो गया मैनेजमेंट एज इज एन इंटेंजिबल फोर्स। आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की, उद्देश्य क्या है मैनेजमेंट का, क्यों मैनेजमेंट सेट हुआ। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मैनेजमेंट सेट क्यों हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन बना क्यों है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें यहाँ पे ज़रूरत है मैनेजमेंट का। तो इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में, तीन है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। बिजनेस को सर्वाइव करना है लंबे समय तक, ठीक है, ये मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होगा। बिजनेस को प्रॉफिट मेक करना है ना, अच्छे प्रॉफिट मेक करना है, सिर्फ सर्वाइवल ही काम हमारा नहीं आएगा, प्रॉफिट अगर नहीं होगा तो सर्वाइवल भी नहीं हो पाएगा लंबे समय तक। और ग्रोथ, जो प्रॉफिट देखो दोनों चीज़ों को लिंक करता है, सर्वाइवल को भी और ग्रोथ को भी, कि अगर हमें आगे क्या करने हैं, ब्रांचेस ओपन करने हैं, हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ाने हैं, हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ाने हैं, तो हमें उसमें प्रॉफिट का बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है। तो मैनेजमेंट इन सभी चीज़ों पे भी फोकस करती है कि कितना वो ग्रोथ किस तरह से होगा, ठीक है। ये तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल हुआ। नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, तो सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब कि सोसाइटी के लिए बिजनेस क्या क्या कर रही है, उसके लिए क्या ऑब्जेक्टिव है। तो जैसे सोसाइटी में हमें पॉल्यूशन क्या करना है, कम करना है, फिर पेड़ लगाने हैं, या प्लास्टिक प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने हैं, या लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ये सभी सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आ गया। पर्सनल ऑब्जेक्टिव से रिलेट करता है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, इट रिलेट्स टू एम्प्लॉयज़, ये ध्यान में रखना है। सोशल ऑब्जेक्टिव किसको रिलेट किया, सोसाइटी को, ठीक है, सोसाइटी को। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव रिलेट करता है एम्प्लॉयज़ को, कि एम्प्लॉयज़ के लिए जो जो हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं कि अच्छा उसको सैलरीज देना चाहिए, जैसे कुछ फाइनेंशियल नीड्स होते हैं उनके, सैलरीज, पर्क्स, मॉनेटरी बेनिफिट्स, और सोशल नीड्स जैसे रिकॉग्निशन, एक अच्छा पोजीशन उन्हें दे दें, पोस्ट दे दें, वो आ गया सोशल नीड्स में। तो एम्प्लॉयज़ के हर एक नीड्स के बारे में अब हमें ऑब्जेक्टिव्स बना लेना है, सेट करने हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट का, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस यहाँ पे मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हमारा मैनेजमेंट मदद करता है, ठीक है, कि किस तरह से हमारा ग्रुप गोल्स को अचीव कर पाएंगे। मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ाता है हमारा, कि एफिशिएंसी बढ़ाता है ऑर्गेनाइजेशन में हर एक का, तो मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी,
इन सभी को लेके मैनेजमेंट काम करता है, एज एन इनपुट यूज़ करता है इन्हें। फिर मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया? डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये हो गया कि बिजनेस इन्वायरमेंट जब चेंज होता है तो मैनेजमेंट भी चेंज होते रहता है। तो इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है विच इज़ चेंजेबल। ठीक है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयज़ का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने में मदद करता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा करके सोसाइटी का डेवलपमेंट करता है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। देखो नेचर को 3 पार्ट्स में बांट दिया गया है, मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। चलो अब इससे देखते हैं ये क्या है। तो मैनेजमेंट एज साइंस, साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस में 3 चीज़ें होनी चाहिए। क्या है? एक तो सबसे पहला सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या हो गया कि उसका अपना थ्योरीज है, अपने इसके रूल्स। नेक्स्ट है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। ये जो प्रिंसिपल्स बने, ये प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंट से यहाँ पे फॉर्म हुए हैं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ फोर्स। हर एक वहाँ साइंस में जितने भी प्रिंसिपल्स आए वो सभी प्रिंसिपल्स किस तरह से आए हैं? वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू आए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? यूनिवर्सल वैलिड है ये। यूनिवर्सल वैलिड का मतलब हर एक जगह पे सेम ही होगा, किसी जगह पे वो चेंज नहीं होगा। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, हम अर्थ पे कहीं पे भी चले जाएं लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करेगा ही करेगा। तो यूनिवर्सल इन नेचर है, कुछ ज़्यादा और कम नहीं होता है। ठीक है। जैसे अगर हम देखें कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस ये कॉमन ही है, ये हर जगह होगा। ठीक है। कहीं ऐसा नहीं है कि अगर हम कश्मीर में चले जाएं तो वहाँ पे क्या होगा, वो 10 डिग्री पे ही क्या हो जाए, या आपका क्या होगा, बॉयल होने लगे, या 110 डिग्री पे बॉयल हो। इस तरह का नहीं होगा, हर एक जगह सेम ही होगा। ठीक है। तो यूनिवर्सल वैलिड। अब ये फीचर्स क्या मैनेजमेंट में अवेलेबल हैं? तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला, क्या सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल है मैनेजमेंट में? यस। जो अभी थ्योरीज पढ़ रहे हो आप, जितना थ्योरीज देख रहे हो, वो सभी इसका प्रूफ है कि मैनेजमेंट का अपना थ्योरी है, अपना सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। क्या मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स हैं? तो आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ोगे। अब क्योंकि आप ये रिवीजन वाला वीडियो अगर आप देख रहे हो लास्ट में, तो आपको यहाँ पे एक अंदाज़ा भी हो कि हाँ प्रिंसिपल वाले भी कुछ चैप्टर हैं। तो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट में। तो क्या ये प्रिंसिपल्स अवेलेबल हैं? तो है तो, लेकिन इससे ये क्या है कि चेंज होते रहते हैं, ये एक समान नहीं रहते हैं। कहाँ यूज़ करना है उस प्रिंसिपल को, कहाँ नहीं करना है, ये डिपेंड करता है। ये मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, यानी कि ऑल परवेसिव है, लेकिन इसका जो क्या बोला जाए कि एक्सपेरिमेंटेशन पे जो प्रिंसिपल्स आए हैं वो प्रिंसिपल्स कंडीशनल हैं। कंडीशन पे वो डिपेंड करते हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन है अप्लाई होना चाहिए तभी होगा, दूसरी जगह नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा। लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटी में ऐसा नहीं है कि अभी हम ये चाह रहे हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटी ना हो तो ना हो, ऐसा होगा नहीं। इसीलिए क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है, इट डील्स इन ह्यूमन बिहेवियर, तो इसी के वजह से इसे इनएग्जैक्ट साइंस कहा जाता है, या सोशल साइंस कहा जाता है। ठीक है। या सॉफ्ट साइंस कहा जाता है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो यूनिवर्सल वैलिड तो नहीं है, हर जगह होगा, लेकिन वो मॉडिफाइड होते रहेगा, हर जगह वो मॉडिफाइड होगा, सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली वो यहाँ पे मॉडिफाई होते रहेगा, एक समान नहीं रहेगा। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला? क्या मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है? तो मैनेजमेंट को पूरी तरह से इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज परफेक्ट साइंस, पूरी तरह से इसे साइंस हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है। ये इनएग्जैक्ट साइंस है या सोशल साइंस है, क्योंकि सभी फीचर्स मैनेजमेंट के जो साइंस के थे वो मैनेजमेंट में एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट आर्ट है। ठीक है। आर्ट का मतलब क्या है? साइंस हो गया क्या, थियोरेटिकल नॉलेज। ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड था, और आर्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे बेस्ड है, स्किल्स और नॉलेज पे बेस्ड है। तो आर्ट्स के 3 फीचर हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, आर्ट्स में भी अपने अपने थ्योरीज होते हैं। जैसे अगर किसी को म्यूज़िक बनाना है तो उसे ये समझ में आएगा कि इसके भी नोट्स हैं, सा रे गा मा, तो ये सभी इसका थियोरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज है, इससे भी हमें समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, ये जितने भी लोग होंगे हर एक पर्सन अपने अपने अकॉर्डिंगली वो अप्लाई उसे करेगा। ठीक है। पर्सनल एप्लीकेशन यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब हर एक पर्सन अपने अकॉर्डिंगली उसे अप्लाई तो करेगा विथ प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा एक्सपर्ट होते चला जाएगा उस फील्ड में, उतना ही ज़्यादा क्रिएटिव होते चला जाएगा उस फील्ड में। तो ये मैनेजमेंट का कुछ आर्ट्स का
कुछ फीचर है। अब इसे देखते हैं कि क्या ये मैनेजमेंट के साथ आता है या नहीं, एप्लीकेबल है या नहीं है। तो देखें, सबसे पहला थियोरेटिकल बॉडी ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज होता है मैनेजमेंट में, यस, अभी हमने देखा। नेक्स्ट, पर्सनलाइज एप्लीकेशन, क्या पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है? तो हाँ, ये भी होता है कि हर एक मैनेजर अपने अपने अकॉर्डिंगली हर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन यहाँ पे प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी इन मैनेजमेंट, तो होता है ऑब्वियसली जितने भी मैनेजर्स हैं वो क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, ताकि क्या हो सके, बिजनेस अच्छा तरह से ग्रो कर सके। तो ये भी फीचर अवेलेबल है। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है। सो इट इज़ एन आर्ट, मैनेजमेंट आर्ट है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? तो प्रोफेशन क्या हो जाता है? प्रोफेशन इज़ अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज विच कैन बी एक्वायर्ड थ्रू ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन। ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन से हमें ये एक्वायर कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, ये सभी हो गए। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका फीचर्स क्या क्या है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, इसका भी अपना थ्योरीज है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, हर कोई प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकता है, रेस्ट्रिक्शन है कि आपको डॉक्टर बनने के लिए एक पर्टिकुलर डिग्री का ज़रूरत होगा, ठीक है, आपको लॉयर बनने के लिए एक पर्टिकुलर डिग्री का ज़रूरत होगा। तो आप यहाँ पे उस एग्जामिनेशन को दे के वो डिग्री एक्वायर करके ही एंटर कर सकते हो उस प्रोफेशन में, अदरवाइज यू कैन नॉट एंटर। तो एंट्री इज़ रेस्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब क्या कि इसके अपने एसोसिएशन है। जैसे डॉक्टर अगर इंडिया में अगर हमें बनना है तो यहाँ पे क्या है कि किसके अंडर रजिस्टर होना चाहिए या किसके अंडर कर सकते हैं? तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर यहाँ पे वो सर्टिफिकेशन होगा। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये कुछ प्रोफेशनल एसोसिएशन है जिसके अंडर रजिस्टर करना कंपलसरी है उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में एंटर करने के लिए। नेक्स्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन जो वो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो ये होते हैं प्रोफेशन में। सर्विस मोटिव, प्रोफेशन जितने भी होते हैं उनका प्राइम मोटिव सर्विस होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये मैनेजमेंट में एप्लीकेबल है ये फीचर्स या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहला वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये तो हम लोग दोनों में देख ही लिए। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, क्या मैनेजमेंट में एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है? तो यहाँ रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। यहाँ पे कोई डिग्री ऐसा नहीं है कि MBA करके जाएंगे तभी मैनेजमेंट बन सकते हैं। मैनेजमेंट के लिए ये होना चाहिए आपको मैनेज आना चाहिए, मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस से भी सीखी जा सकती हैं। तो यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन का होना, कोई डिग्री का होना ज़रूरी नहीं है। अगर हो देन वेल एंड गुड, अगर नहीं हो तो क्वालिटी भी होनी चाहिए। क्वालिटी रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो बन सकता है। नेक्स्ट, प्रोफेशनल एसोसिएशन। क्या प्रोफेशनल एसोसिएशन है? तो कुछ प्रोफेशनल एसोसिएशन है लेकिन उसमें रजिस्टर होना दैट इज़ नॉट कंपलसरी। जैसे ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ये है हमारा, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस करवाती है। IIM अहमदाबाद हो गया है, बहुत सारा आप यहाँ पे जान सकते हो जो मैनेजमेंट करवाती है। तो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है लेकिन कंपलसरी नहीं है कहीं पे कि मैनेजर अगर हमें बनना है तो इसका सर्टिफिकेशन मेरे पास होना चाहिए। नेक्स्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एंड मैनेजमेंट। तो क्या एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन हैं और फॉलो करना ज़रूरी है? तो जब हमें रजिस्टर करना ही ज़रूरी नहीं है तो फॉलो करना भी ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं एक और, सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव का मतलब क्या हो गया कि क्या मैनेजमेंट में सर्विस मोटिव, सर्विस के लिए काम किया जा रहा है? तो नहीं। आज भी मैनेजर जो होते हैं वो सैलरी ही ले रहे हैं, वो फ़ी नहीं चार्ज करते हैं, ठीक है। वो सैलरी ले रहे हैं, वो फ़ी नहीं चार्ज करते हैं। जहाँ जहाँ प्रोफेशनल्स होते हैं तो अधिकतर वो फ़ी चार्ज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हमारा फुल फ्लेज्ड नहीं है। तो इससे पता चला कि मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, दस इट इज़ नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। तो तीनों में हमने देखा, यहाँ पे नेचर ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट सिर्फ आर्ट है कम्प्लीटली, ठीक है, वो कम्प्लीटली आर्ट है, पूरी तरह से साइंस भी नहीं है और पूरी तरह से प्रोफेशन भी नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या हो गया? तो लेवल्स को 3 पार्ट्स में बांट दिया गया, यानी कि मैनेजमेंट का जो काम है वो 3 पार्ट्स में बांट दिया गया है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल किसे कहते हैं, फिर आपका मिडिल लेवल क्या होता है और लोअर लेवल क्या होता है, ये हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो
टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट किसे कहेंगे? तो टॉप मैनेजमेंट का काम क्या है? तो टॉप मैनेजमेंट का काम जो है वो थिंकिंग से रिलेटेड है, वो प्लान्स और पॉलिसी बनाने से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें कौन कौन आते हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो चेयरपर्सन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर और इक्विवेलेंट एंड देयर टीम, ये सभी टॉप में आते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट में ये सभी आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि केस स्टडीज क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जा सकता है। जैसे मिस्टर राम इज सीईओ ऑफ दिस कंपनी और उसका काम बताया रहेगा कि ये काम करते हैं, तो आपको बताना है कि विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही इज़ वर्किंग और व्हाट आर द अदर फंक्शंस ऑफ दैट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये आपको बताना होगा। तो आपको पता रहेगा कि सीईओ टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है, तो आप आसानी से आंसर कर सकते हो। तो ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे डेवलप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। इसका फंक्शंस क्या है? लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक का ऑब्जेक्टिव बनाता है। पॉलिसीज डिटरमाइन करता है कि क्या क्या आगे होने चाहिए, नया प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना है, कहाँ मार्केटिंग करना है, किस तरह से आगे हमें प्लान बनाने हैं, ये सभी चीज़ें। ऑर्गेनाइज करेगा, जो भी रिसोर्सेज का ज़रूरत होगा वो सभी रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने का काम भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। साथ साथ की अपॉइंटमेंट्स की अदर लेवल्स पे, जैसे मिडिल लेवल पे है तो वहाँ पे टॉप कौन कौन होंगे उनका की अपॉइंटमेंट, की पर्सन का अपॉइंटमेंट यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। ये हो गए उसके कुछ फंक्शंस, ध्यान में रखना है इसे। नेक्स्ट मिडिल लेवल। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या कर रहा है? देखो आप, ये मिडिल में है ना, तो ये लिंक करने का काम कर रहा है टॉप को और यहाँ पे किसको? लोअर लेवल को। तो टॉप लेवल और लोअर लेवल को लिंक करने का काम करता है। और जितने भी डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं, आपको नाम ध्यान में रखना है, तो आप ये ध्यान में रखो, जितने भी डिपार्टमेंट, जैसे प्रोडक्शन हो गया, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, फिर उसके बाद एचआर हो गया, ये सभी जितने भी क्या है डिपार्टमेंट्स हैं, इन सभी के हेड मिडिल लेवल में आ जाएंगे। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ऑपरेशन मैनेजर, ये सभी आ गए मिडिल लेवल, ठीक है। इसका काम क्या क्या है? सबसे पहला डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव, अपने अपने डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव सेट करेगा। प्रोडक्शन में हमें क्या ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, हमें मार्केटिंग में क्या ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं। फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, आगे सुपरवाइजरी लेवल पे, ऑपरेशनल लेवल पे लोगों को काम सौंपेगा ये। लिंक स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं कि टॉप को और लोअर को लिंक करने का काम करता है। कम्युनिकेशन, ऊपर से जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं उसे कम्युनिकेट करने का यहाँ पे काम करेगा। कोऑर्डिनेट करने का काम करेगा, ठीक है, कि सभी को एक साथ मिला के ये चलेगा, एक साथ मिल के चलेंगे, तो ये मिडिल लेवल का काम होता है। और लोअर लेवल मैनेजमेंट या ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल, ठीक है, तो इसके नीचे वर्कर्स आते हैं। तो ये क्या काम करता है? वर्कर्स को मिडिल लेवल से कनेक्ट करने का काम करता है। इसमें कौन कौन आ सकते हैं? फोरमैन, इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर। ये ध्यान रखना है, पोस्ट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि केस स्टडीज़ में डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो कि ही इज़ अ फोरमैन और इंस्पेक्टर, तो आपको पता करना है, ठीक है, कि वो कौन से लेवल में है, उसका फिर फंक्शंस क्या क्या है। फंक्शन पहले मैंने कहा आपको कि वर्कफोर्स का मतलब क्या हो गया? वर्कर्स हो गए। तो वर्कर्स को मैनेजमेंट के साथ लिंक करने का काम करता है। नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी को मेंटेन करने का काम कर रहा है, प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या हो रहा है। नेक्स्ट है एक्ट एज गाइड टू वर्कर्स, वर्कर्स को का गाइड का काम करता है कि क्या काम करने हैं, किस तरह से काम करने हैं, ये गाइड करने का काम करेगा, ठीक है। एक्ट एज सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का मतलब देख रेख करने वाला कि काम सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करेगा, वर्कर्स का सेफ्टी इंश्योर करेगा कि मशीन वगैरह ख़राब तो नहीं है, वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं तो क्या वो सेफ़ है। ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा वर्कर्स को कि आगे वो अप टू डेट रह सकें, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है यहाँ पे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कि कितने फंक्शंस हैं। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इसको आप शॉर्ट में याद रखो, POSDC, ठीक है, POSDC, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हो, या आप डायरेक्टली याद रखो, ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में चलने का ज़रूरत नहीं है, इतना शॉर्ट करते करते सिलेबस ही शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट ज़्यादा करोगे तो दिमाग भी शॉर्ट हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट्स पे भी हमें देखना है, ध्यान रखना है, ठीक है, ज़्यादा शॉर्टकट नहीं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि इसका फंक्शंस को अगर समझे, प्लानिंग, प्लानिंग क्या है? थिंकिंग इन एडवांस, पहले हमें सोचना है क्या करना है, कब करना है ना, ये हमें सोचना पड़ेगा कि उस काम को कब करना है,
कहाँ पे करना है, किस समय पे करना है, कौन करेगा उस काम को, ये प्लानिंग, थिंकिंग इन एडवांस। ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स, वेरियस एक्टिविटीज़ कि कौन कौन से एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या काम करने हैं, फिर लोगों को ड्यूटीज़ असाइन करने का काम, और इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इन शॉर्ट कि जो भी रिसोर्सेज चाहिए काम को करने के लिए, उस रिसोर्सेज को यहाँ पे इंटीग्रेट करने का काम करता है ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग, पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, सही लोगों को सही जॉब पे प्लेस करने का काम है स्टाफिंग का, ठीक है। डायरेक्टिंग क्या है, अब जैसे यहीं से एक तो सबसे पहला एक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम डायरेक्टिंग, ठीक है। डायरेक्टिंग से ही एक्शन स्टार्ट होता है कि अब काम करना यहाँ से स्टार्ट होगा, तो लोगों को बताना क्या काम करने हैं, इंस्ट्रक्ट करना, उसे गाइड करना, इंस्ट्रक्ट करना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, ये सब काम डायरेक्टिंग में होता है। जैसे मूवी का एक डायरेक्टर होता है, तो वो क्या करता है, वो लोगों को डायरेक्ट करता है, मोटिवेट करता है, देखो ये काम है, इंस्ट्रक्शन देखता है, उसे ये बताता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, सुपरवाइज करता है, ये डायरेक्टिंग में हो गया। नेक्स्ट कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि कंट्रोलिंग का मतलब कंट्रोल करना नहीं है कुछ, ये अलग तरह का चीज़ है। यहाँ पे क्या है कि कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड, कि एक स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड तय किया जाए कि जैसे 30% सेल्स बढ़ाने हैं, ठीक है, तो 30% सेल्स बढ़ाने हैं, ये एक स्टैंडर्ड हो गया। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस मान लेते हैं 25% ही बढ़ा, तो हमें स्टैंडर्ड और एक्चुअल से कंपेयर करना है कि दोनों क्या हुआ, तो कंपैरिजन वाला काम हो जाता है कंट्रोलिंग में। इस तरह से हम इसको मॉनिटरिंग फंक्शन भी कहते हैं, ये मॉनिटर करता है, देखते रहता है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन, लास्ट टॉपिक है इसका। तो कोऑर्डिनेशन क्या है कि जितने ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में हम ये क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर रहे हैं, तो क्या गोल ऐसे ही अचीव हो जाएगा, सभी फैक्टर्स और फोर्सेस को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा, तभी जाके, है ना, एक सिंक में काम करेंगे, सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा सभी के एफर्ट्स को, तभी जाके हमारा गोल्स अचीव हो पाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है, ये बात ध्यान में रखना, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब इंटीग्रल पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा मैनेजमेंट का, ठीक है। फंक्शंस नहीं है, एक डिफरेंट फंक्शन नहीं है, लेकिन सभी फंक्शंस को जोड़ के रखता है। जैसे आप देखते होगे कि फूलों की माला होती है ना, तो माला में जो धागा होता है वो तो नहीं दिखता है, ठीक है, फूल दिखते हैं। तो यहाँ पे यही फूल है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और उसको जो जोड़ के रखा हुआ है वो धागा, वही है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इसीलिए इसे इसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, थ्रेड ऑफ अ गार्लैंड, है ना, कि फूलों की माला में जो थ्रेड का जिस तरह का अहमियत होता है, उसी तरह से कोऑर्डिनेशन का अहमियत है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। चलो आगे देखते हैं इसमें कोऑर्डिनेशन में क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो कोऑर्डिनेशन को इसेंस क्यों बोला जाता है, पहले हम ये देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़, इसेंस इसे बोला जाता है इसीलिए कि सभी फंक्शंस में ये इस्तेमाल होता है। जैसे प्लानिंग में हमें किस चीज़ का ज़रूरत है, तो इट रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन फॉर द पर्पस एंड रिसोर्स एट हैंड, कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज है, किसके अकॉर्डिंगली प्लान करना है। ये ऑर्गेनाइजिंग में कि प्लान के अकॉर्डिंगली हमें रिसोर्सेज चाहिए, ये उस दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। स्टाफिंग में कि जो वर्कर्स जिस फील्ड से हैं उसी फील्ड का उन्हें काम देना चाहिए, जिसमें उनका इंटरेस्ट है वही काम दे, तो उन दोनों में कोऑर्डिनेशन। डायरेक्टिंग में हमारे कमांड इंस्ट्रक्शन, इन सभी में डायरेक्टिंग होना चाहिए कि प्रॉपर कम्युनिकेट हो, सही समय पे कम्युनिकेट हो, सही समय पे हम लोग लीड कर सकें, तो ये डायरेक्टिंग में आ गया। और कंट्रोलिंग में कोऑर्डिनेशन, जो स्टैंडर्ड है और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उस दोनों को कंपेयर करने का यहाँ पे काम किया जाता है। तो कोऑर्डिनेट दोनों में हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो इस तरह से ये एसेंस हो गया। और दो पार्ट इसमें है एसेंस, और इसे क्यों कहा जाता है, तो एक चीज़ इसलिए भी हो गया कि कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, हर लेवल पे ज़रूरत है, चाहे टॉप लेवल, मिडिल लेवल या लोअर लेवल, हर जगह पे कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत है, ठीक है। और एक और है यहाँ पे कि कोऑर्डिनेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसको थ्रेड इन अ गार्लैंड बोला गया ना, कि जो फूलों की माला में जो धागे का जिस तरह से अहमियत है, उसी तरह से कोऑर्डिनेशन का है। दस कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट सिंपल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इट इज़ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट।
कोई अदर फंक्शन नहीं है, लेकिन इसेंस है, ये सभी फंक्शंस को जोड़ के रख रहा है। ठीक है, ये ध्यान में रखने हैं कोऑर्डिनेशन पढ़ते समय। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो कि नेचर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का क्या क्या नेचर है? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करता है यानी जोड़ता है। ठीक है, इस सभी के एफर्ट्स को एक साथ लेके आने का काम कोऑर्डिनेशन करेगा। इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, एक तरफ है यानी एक डायरेक्शन में हम काम करें, सभी का जो जितना भी वर्क है सभी के एफर्ट्स को यूनाइट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं और एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सभी को जोड़ के रख रहा है और एक तरह ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में यहाँ पे हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलने वाला है। ऐसा नहीं है एक समय कोऑर्डिनेशन छूट गया तो ख़त्म कहानी, हमेशा यही साथ में ही चलना है। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो जाएगा अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव, ये भी ऑल परवेसिव है यानी कि हर जगह पाया जाता है, यूनिवर्सल नेचर का है, हर एक डिपार्टमेंट में होगा, चाहे टॉप, मिडिल, लोअर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होगा, चाहे प्रॉफिटेबल या नॉट प्रॉफिटेबल, चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक जगह कोऑर्डिनेशन का यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, हर एक मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितने भी मैनेजर्स होंगे, चाहे वो टॉप लेवल पे हो, मिडिल लेवल पे हो या बॉटम लेवल पे हो, हर एक मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन बना के रखें। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। डेलिबरेट का मतलब क्या हो जाता है कि इंटेंशनली लगाया गया। ठीक है, डेलिबरेट फंक्शन का मतलब इंटेंशनली लगाया गया, कि यहाँ पे सोच समझ के लगाया जा रहा है इसे। कोऑर्डिनेशन इज नेवर एस्टैब्लिश्ड बाय इटसेल्फ, रादर इट इज़ अ कॉन्शियस एफर्ट। कभी इसे बोला नहीं जाता है, आपको कोऑर्डिनेट करना ही करना है। आप अगर कोऑर्डिनेट करोगे, ये इंटेंशनल है, ये अंडरस्टूड है कि ये होगा ही होगा। इफ़ वी डोंट कोऑर्डिनेट विथ अदर्स देन वी हैव टू फेस सर्टेन प्रॉब्लम्स। तो हमें कोऑर्डिनेट करने का यहाँ पे ज़रूरत है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे क्योंकि मैनेजमेंट को बोला गया इट इज़ अ ग्रुप गोल, टीम वर्क है ये। तो अगर कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। फिर इम्पॉर्टेंस, लास्ट टॉपिक है हमारा। तो इम्पॉर्टेंस हो गया यहाँ पे ग्रोथ इन साइज। हमारा कोऑर्डिनेशन का जरूरत कब पड़ता है? जब बिजनेस ग्रो करता है, 1 से 2 डिपार्टमेंट हो गए या 1 से 2 ब्रांच हो गए, 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए, इस तरह से ब्रांचेस बढ़ रहे हैं, अलग अलग जगह पे ओपन हो रहा है, तो और भी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत हमें पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट, फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन। फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या हो गया? तो फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन का मतलब हर एक डिपार्टमेंट्स में इसका ज़रूरत होता है, चाहे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, ठीक है, या फिर आपके और भी अदर डिपार्टमेंट हो गए, एचआर हो गए, इन सभी डिपार्टमेंट में हमारा ज़रूरत पड़ेगा। जैसे जैसे डिपार्टमेंट्स बढ़ेंगे हमारा कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत पड़ेगा। हर एक डिपार्टमेंट को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना ही पड़ता है। अगर प्रोडक्शन मार्केटिंग के साथ नहीं करेगा अगर कोऑर्डिनेट, तो फिर अच्छे तरह से ऐड नहीं हो पाएंगे, अच्छा तरह से प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब डिपार्टमेंट वाइज, कि ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो बांट दिया गया है वहाँ पे कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत बहुत पड़ता है। नेक्स्ट, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में? कि जो लोग जो हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो जिस फील्ड से हैं, जो उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वही काम उन्हें अगर सौंपा जाए तो बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक है, जिसमें उनका इंटरेस्ट है, कोई मार्केटिंग से रिलेटेड है, मार्केटिंग से एमबीए किया, इंटर्नशिप किया, कुछ समय का उसका एक्सपीरियंस भी है, और उस पर्सन को प्रोडक्शन में अगर काम दे दिया जाए तो फिर दिक्कत। तो यहाँ पे प्रोडक्शन यानी कि जितने भी हैं लोग यहाँ पे, उनको वही काम सौंपने चाहिए जिस फील्ड में वो एक्सपर्ट हो आइदर, या फिर इंटरेस्टेड हो। ये हो गया स्पेशलाइजेशन, ये कोऑर्डिनेशन में था। तो आपका ये क्विक रिकैप हो गया ये, और आगे वीडियोस आते रहेंगे और आप ये देखते रहो। ये 1 शॉर्ट वीडियोस है, और डिटेल के लिए आप प्लेलिस्ट में जाओ कि डिटेल वीडियो अगर देखना है तो वहाँ पे काफ़ी समय लग के ये होगा। अभी तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 35 मिनट्स में ये पूरा का पूरा रिकैप हो गया फर्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।